हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है साथियों, और खबर है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। और जिस खबर का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जी हाँ, वो खबर लेकर आया हूँ। आप सभी नए ड्राफ्ट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। जो पुराने एपीआई पसंद लोग हैं वो तो चिंतित है ही, इसके साथ ही इसमें जिस प्रकार से नए ड्राफ्ट में सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है, एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको लेकर नए जो बच्चे हैं वो भी डरे हुए हैं। क्या पता इससे और ज़्यादा धांधली बढ़े। इसको लेकर उसमें बदलाव की बराबर मांग की जा रही है। ये कन्फर्म है कि एपीआई ख़त्म हो चुका है, अब एग्ज़ाम से होगा चयन। और इसमें भी कुछ सुधार चाह रहे हैं फ्रेशर्स जो कि एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन चाहते हैं उनके लिए। तो एपीआई ख़त्म हो गया है, एपीआई नहीं आएगा, ये तो लगभग पहले से ही तय था। अभी आप देख पा रहे होंगे बिहार के नए राज्यपाल के साथ कौन बैठे हुए हैं? बिहार के शिक्षा मंत्री, इसके साथ ही राज्यपाल के सचिव और सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के साथ ये पहली मुलाकात होती है, पहली मीटिंग होती है नए राज्यपाल के साथ। और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आगे हम लोग इस न्यूज़ पे पढ़े जाएंगे। इसके पहले नए ड्राफ्ट के अनुसार आखिर अब चयन प्रक्रिया क्या है बिहार में, आप इस न्यूज़ से भली भांति वाकिफ हैं कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होगी बिहार में वह परीक्षा होगा, है ना। पहले एपीआई था जहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होता था, नहीं, अब परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। और परीक्षा का वेटेज 80% रहेगा, है ना, और इंटरव्यू का वेटेज 20% रहेगा। और ये जो परीक्षा होगा ना, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, लिखना होगा, आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। और ये जो एग्ज़ाम होगा 160 नंबर का होगा और इंटरव्यू होगा 40 नंबर का, यानी टोटल 200 अंकों के आधार पर आपका मेरिट होगा। तो ये चयन प्रक्रिया है। मैक्सिमम एज को 45 कर दिया गया है, जो कि पहले 55 था, उसको 45 किया गया है। ये मुख्य बदलाव है, किए गए हैं नए ड्राफ्ट के अनुसार। और यहीं पर विवाद शुरू हो रहा था, है ना, यहीं पर विवाद शुरू हो रहा है। और जो फिलहाल अभी लेटेस्ट जारी किया गया था कि सभी वाइस चांसलर को विद इन 10 डेज इस ड्राफ्ट पर अपने मंतव्य देने हैं, आवश्यक सुधार करना है विद इन 10 डेज। 10 डेज कह सकते हैं यहाँ पर गुजरने को है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी ने जवाब नहीं दिया है। उत्तर है क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है नए ड्राफ्ट का, नए रेगुलेशन का। यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी विरोध हो रहा है, जो एपीआई सिलेक्शन को अच्छा मानते हैं उसके द्वारा। दूसरा, जो गेस्ट फैकल्टी वर्षों से पढ़ा रहे हैं, अपने जीवन को खपा रहे हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं कि आखिर उन्हें क्या मिलेगा इस एग्ज़ाम पैटर्न में, उनका एडवांटेज कहाँ है इस ड्राफ्ट में, उनके लिए भी कुछ किया जाए, है ना। या तो दोनों वेटेज रहे, एपीआई प्लस एग्ज़ाम दोनों रहे, है ना, या पीएचडी वाले को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज भी दिया जाए, एक्सपेंस वाले को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज भी दिया जाए, ये इनका डिमांड था। तो इसी पर अभी नए राज्यपाल के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई सभी वाइस चांसलर को, और यहाँ पर मुख्य मुख्य जो बातें हुई है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए, सतही स्तर पर आप देखेंगे तो बस मुख्य मुद्दा क्या है? विश्वविद्यालय समय पर सत्र, सेशन, परीक्षा, एग्जाम और रिजल्ट सुनिश्चित करें, ये है हेडिंग्स। लेकिन यहाँ पे नए ड्राफ्ट को लेकर भी चर्चा हुई है ना। ऐसे आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नए ड्राफ्ट पर इस मीटिंग में अच्छी खासी चर्चा हुई है। और कुलपतियों ने अपने कह सकते हैं वहाँ पर विचार भी व्यक्त किए हैं, उन्होंने अपने विचार भी दिए हैं कि नए ड्राफ्ट को लेकर अभी क्या क्या का दुविधाएं हैं और किस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी पर यहाँ पर कहा गया है कि राज्यपाल ने कुलपतियों की भूमिका को, ये स्टेटमेंट उसका उसके बाद आया है जब नए ड्राफ्ट की चर्चा हो गई कि काफ़ी विरोध हो रहा है इस ड्राफ्ट को लेकर, हम क्या करें इसमें। जब राज्यपाल महोदय सुझाव मांगा गया तो उसने अपने पाले से गेंद को वाइस चांसलर के ही पाले में डाल दिया। उनका जवाब था कि कुलपतियों की भूमिका को इसने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कहा उन्हें सक्षम, सशक्त और आत्मविश्वास नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। कुलपति बिना किसी दबाव की, यानी आपको दबाव नहीं लेना है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लें, क्योंकि वे
अपने अनुभव और जमीनी समझ के आधार पर विश्वविद्यालयों की समस्याओं का बेहतर समाधान करने में समर्थ है। कुलपतियों से अपेक्षा है कि वे सहयोगियों पर विश्वास करते हुए एक सकारात्मक कार्य वातावरण का निर्माण करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना की आवश्यकता पर भी बल दिया। यानी कुल मिलाकर इसके बाद उनका जवाब था कि आप खुद ही निर्णय लें। यानी उन्हें राज्यपाल की तरफ से ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं डाला गया, कहा कि ये जो चीज़ें हैं आप खुद ही निर्णय लीजिए ड्राफ्ट को लेकर, है ना। और यहाँ पर देखिए, अगर आप बोलेंगे कि ड्राफ्ट पे बात नहीं हुई तो ये इसका प्रूफ है, ड्राफ्ट पे बात हुई है। ड्राफ्ट क्यों बना है? असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। और यहाँ साफ साफ लिखा है शिक्षकों की बहाली के लिए जल्द रोस्टर क्लियर कराएं, ये कहा राज्यपाल ने। कुलाधिपति से राज्यपाल हर सप्ताह में राज्य के 2 यूनिवर्सिटीज के साथ बैठक करेंगे ताकि पहले बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन को लेकर गति बनी रहे। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों को जरूरी मानव बल मुहैया कराने का निर्देश दिया। मानव बल यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, खास तौर से शिक्षकों और कर्मियों की बहाली के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराकर शीघ्र सरकार को सौंपने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया। यानी कि बहाली जल्द हो और रोस्टर क्लियरेंस कराएं। और जो ड्राफ्ट है इसको भी यानी कई प्रकार से कह दिया है कि जल्द से जल्द इसको आप लोग अप्रूव करें। और जब उसे कहा गया कि काफ़ी विरोध हो रहा है, काफ़ी चीज़ें यूनिवर्सिटीज में हमें सामना करना पड़ता है, तो साफ साफ कहा कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जो उचित लगता है वो कीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर वाइस चांसलर को जो उचित लगता है उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर उचित किसको लग रहा है? आप देखिए, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार भी थे और राज्यपाल के जो प्रधान सचिव है रॉबर्ट एल चोंगथू, और आपको पता है जो सभी वाइस चांसलर को जो लेटर भेजा गया है इनके द्वारा ही भेजा गया है, रॉबर्ट एल चोंगथू। तो यानी इनका जब स्पष्ट निर्देश है ना, स्पष्ट निर्देश है कि इस ड्राफ्ट को आप देखिए उनके द्वारा तैयार किया गया है, तो मुझे नहीं लगता किसी वाइस चांसलर के खिलाफ जाना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता है वाइस चांसलर कैसे बनते हैं, उनके पद कब तक बने रहेंगे किस पर निर्भर करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे उसका एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये कौन देगा, उनको पता है। इसलिए वो जो वाइस चांसलर काम करेंगे, वीसी काम करेंगे, उनके ही डायरेक्शन पर काम करेंगे। यानी जो नया ड्राफ्ट है वो नया ड्राफ्ट मुझे लगता है अब जस के तस लागू हो जाएगा। और जितने भी विरोध या प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर कहा गया है आप लोग बिना दबाव के काम कीजिए, जो अच्छा है वो कीजिए। उन्होंने कह सकते एक प्रकार से जो अच्छा है इनको लगता है कि हमने वो बनाकर दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि 160 नंबर का एग्ज़ाम और 40 नंबर का इंटरव्यू अगर यहाँ चेंजेज नहीं हुआ है ना, और ये सब्जेक्टिव के जगह ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। ये जो वैकेंसी होगा ना 2020 की वैकेंसी, जो अपने करप्शन के लिए बदनाम है, उससे आप गुना कर लीजिए 50 से, उससे 50 गुना यहाँ पर धांधली होने के चांसेस हैं। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 40 नंबर का इंटरव्यू बहुत बड़ा स्कोप दे देता है इस कह सकते हैं एक नई दिशा को, बहुत बड़ा स्कोप यहाँ से मिल रहा है। इसलिए इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर का हो और एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो। 180 प्लस 20 का कॉन्सेप्ट लागू हो, इसके लिए आप सभी को पुरजोर तरीके से लगना होगा, फिर से नए सिरे से लगना होगा। अगर नहीं लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि ये जो नए गवर्नर आए हैं, जो वाइस चांसलर की मीटिंग हुई है, इसके बाद ये चीज़ें क्लियर है कि जल्द ही नया ड्राफ्ट अप्रूव होगा और जल्द ही नई वैकेंसी आएगी। तो आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ करना है तो डू और डाई, आपको जल्द ही जल्द करना होगा, ठीक है, जल्द ही करना होगा। और आपके इस प्रयास के कारण ही अभी तक वो ड्राफ्ट फाइनल नहीं हुआ है। आप सभी के कह सकते हैं प्रयास के कारण ही यह फाइनल ड्राफ्ट पूर्णतः लागू नहीं हुआ है। उसमें सुधार की कुछ गुंजाइश अभी भी है। उस
उस उम्मीद को टूटने नहीं देना है और जो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है उसको ऑब्जेक्टिव करा लेना है। दूसरा, जो 40 नंबर का इंटरव्यू है वो 20 नंबर का होना चाहिए। एज जो 45 किया गया है इसको फिर से पहले की तरह 55 किया जाए, ये आपको पूरा करा लेना होगा। नहीं तो नया ड्राफ्ट, नए चयन प्रक्रिया, न्यू सिलेक्शन प्रोसेस सब बेकार हो जाएगा और पिछले बार की तरह इस बार भी आपके कह सकते हैं आपको मायूसी ही मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल साथियों, आप इस नई ड्राफ्ट जो नीति लागू की जा रही है इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या सुधार होना चाहिए? अपने विचार जरूर रखें और प्रयास करना स्टार्ट करें। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रयास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जुड़ें, अपने सुझाव साझा करें और अपनी रणनीति को बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।